नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रसून। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुए नरसंहार पर एक बड़ी खबर आ रही है। कलकत्ता हाई कोर्ट द्वारा गठित जांच समिति ने बताया कि हिंदुओं को चुन चुन कर निशाना बनाया गया था। कलकत्ता हाई कोर्ट द्वारा गठित जांच समिति ने इस हिंसा की क्रूरता को उजागर किया है, जिसमें सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के पार्षद और स्थानीय विधायक शामिल होने की बात अब खुलकर सामने आ चुकी है। आपको बता दें कि कलकत्ता हाई कोर्ट द्वारा गठित जांच समिति ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा पर अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है। कलकत्ता हाई कोर्ट की जांच कमेटी की रिपोर्ट में हिंदुओं को निशाना बनाने की घटनाओं के बारे में विस्तार से बताया गया है। रिपोर्ट में साफ किया गया है कि मुर्शिदाबाद हिंसा वक्फ संशोधन बिल पास होने के दौरान शुरू हुआ, जिसके विरोध की आड़ में हिंदुओं को निशाना बनाया गया। हिंदुओं को घरों को फूंकने के बाद उनके घरों के पानी का कनेक्शन काट दिया गया ताकि जलते घरों की आग को पानी से नहीं बुझाया जा सके। रिपोर्ट के मुताबिक हिंसा की शुरुआत 11 अप्रैल 2025 को शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे के बाद हुई और यह 12 अप्रैल 2025 को भी जारी रही, यानी दो दिन तक ये हिंसा जारी रही। यह हिंसा मुर्शिदाबाद के बेट बोना गांव, धुलियान, पालपारा, वार्ड नंबर 16, शमशेरगंज, हिजतला, शिवली तला, डिगरी, घोषपारा जैसे क्षेत्रों में हुई। बेटबोना गांव में तो 113 घर सबसे ज्यादा प्रभावित हुए, जो अब रहने लायक ही नहीं बचे हैं और इन्हें पूरी तरीके से दोबारा बनाना ही होगा। हिंसा के दौरान प्रभावित इलाकों में पानी का कनेक्शन काट दिया गया ताकि आग बुझाई न जा सके। हमलावरों ने सुनियोजित तरीके से पानी की पाइपलाइन काट दी, पानी के टैंक और सबमर्सिबल पंप को नष्ट कर दिए ताकि पीड़ित आग नहीं बुझा सके। मिट्टी का तेल डालकर घरों में आग लगाई गई, जिससे सारी संपत्ति जलकर राख हो गई। मुर्शिदाबाद में हिंदुओं के घर में रखे सभी कपड़ों को जला दिया गया ताकि घर की महिलाओं के पास अपना शरीर ढकने के लिए कुछ भी ना बचे। रिपोर्ट में कई पीड़ितों के बयान दर्ज किए गए हैं, जिनका खुलासा हो चुका है, जो इस हिंसा की क्रूरता को अपनी जुबानी बयां करते हैं। सभी पीड़ित हिंदू समुदाय से हैं और उन्होंने बताया कैसे उनको घरों को जलाया गया, कैसे उनकी संपत्ति लूटी गई और उनके परिवार पर जानलेवा हमले भी लगातार होते रहे। प्रतिमा मंडल हैं, जो बिंटोना गांव की रहने वाली है। उन्होंने बताया कि उनके घर के पास एक जिंदा बम पाया गया था। हमलावरों ने उनके घर से सोने के गहने और फर्नीचर लूट लिया। इस हमले में कई प्रभावित लोग भी शामिल हैं। हमला पीड़ितों मनोज राय, आकाश मंडल, विकास मंडल, निखिल मंडल, चीता राय, बाबुल मंडल, निवारुण मंडल, शंपा मंडल, भावानंदा घोष, वासुदेव मंडल, राम मंडल, अर्जुन मंडल और लतिका मंडल शामिल हैं। बात करें दूसरे पीड़ित की तो प्रशांत मंडल और सरस्वती मंडल नामक इस दंपत्ति ने बताया कि उनके टोटो वैन, मोटरसाइकिल, साइकिल और ट्रैक्टर को लूट लिया गया और उसमें आग लगा दी गई। फूलचंद मंडल और पलाश मंडल ने बताया कि वह 3 सदस्यों वाला परिवार है, जिसमें उनकी पत्नी और छोटा बच्चा शामिल है। हमलावरों ने उनके घर को तबाह कर दिया और उस जगह को रहने लायक नहीं छोड़ा। उन्होंने बताया कि हमलावरों ने उनकी पत्नी और बच्चे को बचाने के लिए भागने की कोशिश करने वालों पर चाकू से हमला किया। चाकू उनकी गर्दन और नाभि पर मारा गया, जिससे उनकी जान खतरे में पड़ गई। पारुल दास नामक एक पीड़िता है। उन्होंने बताया कि हमलावरों ने उनके घर का दरवाजा तोड़ दिया, खिड़कियां तोड़ दी, बोतलें और पत्थर फेंके। उन्होंने उनकी पत्नी और बेटे को अगवा कर लिया। हमलावरों ने अपने चेहरे कपड़ों से ढके हुए थे ताकि उनकी पहचान ना हो सके। हरगोविंद दास और चंदन दास। सबसे भयावह घटना में 74 वर्षीय हरगोविंद दास और उनके 40 वर्षीय बेटे चंदन दास को उनके मुस्लिम पड़ोसियों ने कुल्हाड़ी से काट डाला। एक व्यक्ति वहां तब तक खड़ा रहा जब तक दोनों की मौत नहीं हो गई। यह घटना 12 अप्रैल को हुई। इस हत्या के बाद इलाके में इतना डर फैला कि दोनों के अंतिम संस्कार से भी लोगों ने दूरी बनाकर रख ली।
कृष्णा चंदापाल की बात करें तो उन्होंने बताया कि हमलावरों ने उनके घर से 17 लाख रुपए की कीमत के सोने के गहने और फर्नीचर लूट लिए। हमलावरों ने घर के पिछले दरवाजे से घुसकर परिवार के सदस्यों पर हमला किया। एक और पीड़ित हैं जयराम पाल ने बताया कि उनकी मिट्टी के बर्तन की दुकान और साइबर कैफे को जलाकर खाक कर दिया गया। अपूर्वा KR पाल और कृपा सिंधु पाल हैं। इन पीड़ितों ने बताया कि उनकी एक साइकिल, 32 इंच का रंगीन टीवी के साथ ही 2 लाख रुपए लूट लिए गए। नवीन चंदापाल और शंकर पाल नामक पीड़ितों ने बताया कि उनके बेटे की शादी के लिए रखे गए 80,000 रुपए और 2 सोने के गहने चोरी कर लिए गए। उनके घर की सारी संपत्ति नष्ट कर दी गई। कोलकाता हाईकोर्ट की जांच समिति ने प्रभावित गांवों का दौरा किया, पीड़ितों से बात की और अपनी रिपोर्ट तैयार की। इसी रिपोर्ट में इन लोगों का बयान दर्ज है। यह रिपोर्ट 20 मई 2025 को हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के सामने पेश की गई। मुर्शिदाबाद की हिंदू विरोधी हिंसा की जांच के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक समिति का गठन किया था। जांच समिति में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और न्यायिक सेवा के सदस्य शामिल थे। इस रिपोर्ट के अनुसार इस हिंसा में स्थानीय पार्षद महबूब आलम के इशारे पर शुरू हुई, यानी जो पूरा नरसंहार शुरू हुआ वह स्थानीय पार्षद महबूब आलम के इशारे पर शुरू हुआ। पार्षद महबूब आलम हमलावरों के साथ शमशेरगंज, तला, शिवली तला, डिगरी से आए नकाबपोश मुस्लिमों के साथ मौके पर मौजूद रहा। हमलावरों ने हिंदुओं के घरों, दुकानों और मंदिरों को निशाना बनाया। इसके बाद स्थानीय विधायक अमीरुल इस्लाम भी वहां पहुंचा। उसने घरों की पहचान की जो अभी तक नहीं जले थे। हमलावरों ने उनके घरों में भी आग लगा दी। अमीरुल इस्लाम ने हिंसा को रोकने की कोई कोशिश नहीं और जब हिंसा भड़क गई तो वह चुपचाप वहां से निकल लिया। रिपोर्ट में साफ तौर पे बताया गया है कि इस हिंसा में सत्ताधारी टीएमसी के स्थानीय नेताओं की अहम भूमिका रही। जांच समिति ने यह भी बताया कि स्थानीय पुलिस पूरी तरीके से निष्क्रिय रही। जब पीड़ितों ने मदद के लिए पुलिस को फोन किया तो कोई जवाब नहीं मिला। यह सब घटना स्थानीय पुलिस स्टेशन से महज 300 मीटर की दूरी पर हुआ। मुर्शिदाबाद में हिंसा के दौरान लूटपाट की गई और मंदिरों पर भी हमले किए गए। बड़े पैमाने पर हिंसा के दौरान आगजनी और लूटपाट के शिकार वो लोग बने जो अपने आप को हिंदू कहते थे। घोषपारा इलाके में 29 दुकानें या तो जला दी गईं या तो तोड़फोड़ की शिकार हुई। एक शॉपिंग मॉल जैसा बाजार लूट लिया गया और उसे बंद कर दिया गया। किराने की दुकानें, हार्डवेयर की दुकानें, इलेक्ट्रॉनिक्स और कपड़े की दुकानों को नष्ट कर दिया गया। महत्वपूर्ण दस्तावेज भी जलाए गए। मंदिरों को भी नहीं बख्शा गया। मंदिरों के सामने पेशाब किया गया। हिंदुओं को कलमा पढ़ने के लिए मजबूर किया गया। हिंदुओं के घरों पर निशान लगाकर उन्हें हिंसा का शिकार बनाया गया। हिंसा के बाद बेटबोना गांव की स्थिति दयनीय हो गई थी। वहां करीब 113 घरों को इतना नुकसान हुआ कि अब वे रहने लायक नहीं हैं और सारे हिंदू पलायन करने पे मजबूर हो गए। गांव की महिलाएं डर के मारे अपने रिश्तेदारों के पास रहने को मजबूर हैं। पीड़ित महिलाओं को धमकियां दी गई हैं। हिंदुओं को कलमा पढ़ने के लिए मजबूर किया गया। हिंदुओं के घरों पर निशान लगाकर उन्हें निशाना बनाया गया। रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया है कि स्थानीय पुलिस हिंसा के दौरान कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। यह तब हुआ जब स्थानीय पुलिस स्टेशन महज घटना से 300 मीटर की दूरी पर थी। जांच समिति ने इसे पुलिस की घोर लापरवाही और निष्क्रियता करार दिया। जांच समिति ने माना कि यह नरसंहार या हिंसा पश्चिम बंगाल में हिंदू समुदाय के खिलाफ एक सुनियोजित हमला था, जिसे स्थानीय मुस्लिम समुदाय, मुस्लिम पड़ोसी और टीएमसी नेताओं की भूमिका स्पष्ट रूप से सामने आई। कलकत्ता हाईकोर्ट की जांच कमेटी की यह रिपोर्ट इस बात का प्रमाण है कि कैसे वक्फ संशोधन बिल के विरोध की आड़ में हिंदुओं को निशाना बनाया गया। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वेद भूषण जी, पूर्व आईपीएस, सुमित मल्होत्रा जी, प्रवक्ता टीएमसी, और शांत प्रकाश जाटव जी, प्रवक्ता बीजेपी। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल वेद भूषण जी आपसे, स्थानीय पुलिस क्यों सोई रही? क्या कारण हो सकते हैं? हिंदुओं पर हमले होते रहे, पुलिस सोई रही, कारण क्या था?
84 में दंगे हुए दिल्ली के अंदर जी। मिसेस इंदिरा गांधी के असिग्नेशन के बाद में पूरे दिल्ली नहीं पूरे हिंदुस्तान में दंगे हुए। उसमें पुलिस का जो रोल था इनएक्टिव था, पुलिस बिल्कुल पैसिमिस्टिक थी, कोई एक्शन नहीं लिया गया। इसी तरह आपको याद होगा, आपके दर्शकों को याद होगा, दिल्ली शहर के अंदर सीए एनआरसी के बहुत बड़े दंगे हुए। उसमें दिल्ली के एक म्युनिसिपल काउंसिलर ताहिर हुसैन का उनका बहुत बड़ा रोल रहा, जिस वजह से वो सालों तक जेल के अंदर रहे और उनके खिलाफ तमाम मुकदमे दर्ज हुए। और अभी आपको पहलगाम भी याद होगा, जिस तरह से कलमा पढ़वाकर हिंदुओं की पहचान कर कर मारा गया। वेदभूषण जी, बड़ा सवाल है, ये सारी घटनाएं मालूम है जनता को। जनता ये पूछ रही है कि पुलिस अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं निभा पा रही है। पुलिस कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव के अंदर है, क्योंकि स्टेट पुलिस है, उनके तमाम डीजी से कांस्टेबल तक तमाम स्टेट पुलिस की जो पॉलिटिकल बॉसेज हैं उनकी मर्जी पर होते हैं। वहाँ के स्टेट के होम मिनिस्टर ममता बनर्जी का उनके ऊपर पकड़ है, वो नौकरी अपनी दांव पर लगाए, एक्शन ले तो मरे, ना ले तो मरे। हालांकि 84 राइट्स के बाद में, सीए एनआरसी के दंगों के बाद में पुलिस के बारे में भी तमाम तरह की जांच, तमाम तरह की कमेटियां बैठी। 84 राइट्स में तमाम पुलिस वालों का जिनका इनेक्शन था उनके खिलाफ बहुत मेजर एक्शन लिए गए, उनको पेनल्टी दी गई, रिवर्ट कर दिए गए। कोई एसीपी थे तो उनको इंस्पेक्टर बना दिया गया, यहाँ तक उनका खिलाफ जो डिसिप्लिनरी एक्शन लिया गया था। परंतु दुर्भाग्य है कि इस तरह की चीजें इस देश के अंदर बार बार कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट हो रही हैं। मैं पहलगाम का नाम इसलिए जानबूझ कर लिया है कि ये मुर्शिदाबाद पहले हुआ, बाद में ये पहलगाम हुआ, उसमें भी करीब करीब सेम तथ्य थे, केवल हिंदू और मुस्लिम, केवल हिंदुओं को। जांच रिपोर्ट भी आपकी बात को सेकंड कर रही है, यानी आपकी बात से सहमत है। जांच समिति की रिपोर्ट भी यही कह रही है। हमारे साथ सुमित मल्होत्रा जी मौजूद हैं, प्रवक्ता टीएमसी। बीजेपी भी पूछ रही है और जनता भी पूछ रही है। जब जांच समिति ने बता दिया कि हमले में कौन कौन जिम्मेदार था, तो पार्षद को और स्थानीय विधायक को बचाने का क्या मामला है? पार्षद महबूब आलम और पार्टी के लोकल एमएलए अमीरुल इस्लाम पर अब तक क्या कार्रवाई हुई? सुमित जी, आपने बड़ा अच्छा सवाल करा। पर अभी हमारे जो एसीपी साहब हैं दिल्ली पुलिस के, वो अभी कह रहे थे 84 की बात उन्होंने गिना दी। मुझे एक बात बताइए, 84 के बाद तो कई दंगे हुए, गुजरात दंगा भी हुआ है, उसे हम लोग क्यों भूल जाते हैं? सुमित मल्होत्रा जी, बात हो रही है आपके हाई कोर्ट के जांच समिति की। आप पता नहीं कहाँ गुजरात और कलकत्ता से मेरे को एक बात याद आ रही है, बात चली थी कलकत्ता से, पर अभी जब बातों में 84 की बातें आ गई, तब तो आप नहीं बोले कुछ भी। अरे बोला क्यों नहीं? बताया तो उन्होंने कि उस पे पुलिस को, सुन तो लीजिए, एसीपी डीसीपी को दरोगा बना दिया, इससे ज्यादा क्या होगा? आपके यहाँ तो कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है। जांच समिति में सीधे सीधे नाम आ गया महबूब आलम का और एमएलए अमीरुल इस्लाम का, और धर्म पूछ पूछ के हत्याएं हुई हैं, धर्म पूछ पूछ के जलाई जा रहे हैं घर। और ये किसी पार्टी का जांच नहीं है, हाई कोर्ट के। जी, सारी बातों पे आऊंगा, पर मेरे को थोड़ा सा एक जवाब देने दिए एसीपी साहब का। अभी इन्होंने 84 की बातें करी। एसीपी साहब के जवाब नहीं देने की जरूरत है सुमित साहब। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, जनता को जवाब देना है। जनता की तरफ से मैं सवाल पूछ रहा हूँ, एक दूसरे से उलझेंगे, बात निकल नहीं पाएगी। आपको मल्होत्रा जी बता दूं, गुजरात का मामला अदालतों में गया था, अदालतों ने तय किया। सुमित जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए। वेदभूषण जी, कमेटी की रिपोर्ट है, गुजरात के बारे में पूरी जानकारी हासिल कीजिए। पहले वहाँ हुआ क्या था, अदालतों ने क्या रुख अपनाया, अदालतों ने क्यों बरी कर दिया? कि अदालतें भी वेस्ट बंगाल कलकत्ता की तरह कोई वहाँ पर आपको लगता है कि उसमें डाउट है अदालतों के ऊपर? हमारी अदालतों पर शक करते हैं सुमित जी, आपसे फिर वही सीधा सवाल, आपके आरोपी पार्षद और आपके आरोपी एमएलए पे क्या कार्रवाई किया टीएमसी ने? उसमें तो निर्णय आ चुके हैं, आप उस पर आप। वेदभूषण जी, आपसे आग्रह है कि आप थोड़ी देर तक उनका जवाब सुने सुमित जी का। डिस्कस नहीं कर रहे हैं। मैंने तो जरा सी बात रखी, पूरा होने लगे। मैंने तो कहा गुजरात दंगा भी हुआ था, बरेली का कोर्ट ने क्या निर्णय लिया, मैं इसमें जाना ही नहीं है। अरे सुमित जी, जो मैं सवाल पूछ रहा हूँ उसका जवाब दे दीजिए आप। पूछिए। मैं पूछ रहा हूँ कि अब जब
कोलकाता हाई कोर्ट की जांच समिति ने बता दिया कि आपके पार्षद महबूब आलम खुद नेतृत्व कर रहे थे दंगाइयों का, नरसंहार का, और उसके बाद उसमें स्थानीय एमएलए अमीरुल इस्लाम भी शामिल थे। उनके ऊपर टीएमसी क्या कार्रवाई की? मैं आपको बता दूं, देखिए कोर्ट का जो आदेश है वो सर्वोपरि है, वो आदेश माना जाएगा। कोई भी अगर आरोपी है, जांच हुई है और सही जांच हुई है और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। कोई अगर जांच में उसे कोई तथ्य मिले हैं कोर्ट को, तो जिसने भी जांच करी है उस व्यक्ति को सम्मानित करा जाएगा। बहुत सुमित जी, एक जानकारी आपके लिए ला देना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री ने जब मुर्शिदाबाद की हिंसा हो रही थी, सुन लीजिए, ममता दीदी ने कहा, मुर्शिदाबाद जिन हिंदू भाइयों के घर जले थे, जो वहां पे दंगाइयों ने घर जलाए जिनके भी, उनके घर पक्के घर बना करके वहां की गवर्नमेंट देने का वादा करा है। ये आप लोग भूल रहे हैं। हम लोग किसी के खिलाफ नहीं है, गवर्नमेंट वहां पे किसी के खिलाफ नहीं है। पर हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जिस व्यक्ति ने भी वहां पे दंगा करा, चाहे टीएमसी का हो, चाहे भाजपा का हो, चाहे कांग्रेस का हो, बख्शा नहीं जाएगा। आप देख लीजिएगा कि जो भी आप नाम ले रहे हैं, चाहे कोर्ट के द्वारा आ रहे हैं। सुमित जी, अगर ये मामला यूपी में होता तो बुलडोजर चल जाता, गुजरात में होता बुलडोजर चल जाता। इंतजार किस चीज का है आपके पास, जबकि सारे सबूत बता रहे हैं कि महबूब आलम और अमीरुल इस्लाम इसके मुख्य आरोपी हैं। बुलडोजर ने तमाचा मारा है कोर्ट ने, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने तमाचा मारा है। आप बुलडोजर नहीं चला सकते, बुलडोजर में तो तमाचा पड़ा। क्या कहना चाहते हैं? बुलडोजर से आपने एक ही पक्ष के ऊपर आपने बुलडोजर चलाए, आरोपियों के ऊपर आप चलाते हैं ना। आरोपी आपके क्या भाजपा के? सुमित मल्होत्रा जी, मुझे आप बताइए, मैं आपको बता रहा हूँ, जब ये हिंसा हुई तो ममता दीदी ने कहा कि बाहरियों के कारण और बीएसएफ के कारण यह हिंसा हुई है, लेकिन रिपोर्ट ने, जांच समिति की रिपोर्ट ने साबित कर दिया कि इस हिंसा में टीएमसी के नेता, खासकर पार्षद और विधायक, पश्चिम बंगाल की पुलिस और पश्चिम बंगाल की सरकार, तीनों को बेनकाब कर दिया इस जांच रिपोर्ट ने। और उन्होंने साफ कर दिया है कि ममता बनर्जी की कमान में तीनों थे। इनके ऊपर अब कार्रवाई कौन करेगा? मैंने अभी आपसे कहा ना कि अगर कोर्ट ने कोई आदेश करा है जिस व्यक्तियों के खिलाफ, आरोपियों के खिलाफ, अगर कोई सबूत मिले हैं तो कार्रवाई। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, जो चीजें आपको पहले ही कर देनी चाहिए थी, अभी भी आप सबूत और गवाह पूछ रहे हैं। रिपोर्ट आ चुकी है, 2 दिन की कार्रवाई आप पार्टी से बाहर कर दिए होते, कुछ तो मैसेज दिए होते। आप कह रहे हैं कि घर बनवा दिया, आपका घर आग लगा दिया जाए, उसके बाद फिर घर बनवा दिया जाए, आपकी औरतों को बेइज्जत किया जाए, उसके बाद वो कर दिया जाए। ये हमारी बहनें थी, हमारी माताएं थी। अब इस तरीके का कि आरोपियों पर कार्रवाई होने में भी आप टाइम लगाएंगे, इससे मैसेज सुमित जी अच्छा नहीं जाता है। सवाल फिर उठता है। हमारे साथ शांत प्रकाश जाटव जी मौजूद हैं। सुन लीजिए मेरी बात, अभी मैं वापस आऊंगा आप पे। सुमित जी रुकिए, आप पूरा पाकिस्तान हिल गया, किस तरीके की कार्रवाई चाहते हैं पहलगाम पे? आप पूरा पाकिस्तान हिल गया, किस तरीके की कार्रवाई चाहते हैं? आप अपना मुंह छुपाने के लिए दूसरे पे आरोप लगाते हैं। शांत प्रकाश जाटव जी, आपसे सवाल है। शांत प्रकाश जाटव जी, प्रवक्ता बीजेपी, आपसे सवाल है कि जब वहां बीएसएफ मौजूद थी तो केंद्र सरकार भी भूमिका निभाने में क्यों असफल रह गई? शांत प्रकाश जाटव जी बताइए। ठीक है साहब, आप आपस में इस तरीके से बात करें, मुझे तो कुछ सुनाई दिया नहीं। आपने क्या पूछा और क्या आप लोगों में चर्चा हुई है? आप मेरे से क्वेश्चन। शांत प्रकाश जाटव जी, मेरा सवाल ये है कि जब वहां मौके पे बीएसएफ मौजूद थी मुर्शिदाबाद में, तो केंद्र सरकार को डायरेक्ट एक्शन लेने में क्या दिक्कत थी, निर्देश देने में क्या दिक्कत थी? जी, इस तरीके से निर्देश नहीं दिए जाते हैं, एक प्रक्रिया होती है। हमारे साथ में दिल्ली पुलिस के एसीपी भी बैठे हुए हैं जी। एक प्रक्रिया के तहत ही वहाँ पर कार्रवाई होती है। वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में है, और पूरा का पूरा जो वहाँ पर जो दंगा हुआ है वो ममता बनर्जी और उनके गुंडों के द्वारा प्रायोजित है। जिस तरीके से हाई कोर्ट की कमेटी ने स्पष्ट रूप से
उन लोगों के नाम उजागर किए हैं। वहाँ के लोकल पार्षद और वहाँ के विधायक ने सारे घटना को अंजाम दिया है। इसमें कहीं इफ एंड बट नहीं है। इन लोगों ने जानबूझ करके वहाँ पर हिंदू परिवारों के ऊपर हमला किया, उनके घरों को आग लगाई, मंदिरों पर पेशाब वगैरह इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दिया है। और मैं ये देख रहा हूँ यहाँ पे प्रवक्ता जो बैठे हुए हैं वो वाहियात बातें कर रहे हैं। जिस तरीके से आप सुमित मल्होत्रा जी, ये सब चीजें मंदिर पे हुआ है। सुन लीजिए सुमित मल्होत्रा जी, जांच समिति की रिपोर्ट में आया है। आप रुक जाइए, शांत प्रकाश जाटव जी को बोलने दीजिए जी। टीएमसी ने गुंडागर्दी जता करके दिखा करके बता दिया कि हाँ हम गुंडे हैं, और इन्होंने ये भी बता दिया कि हम हिंदुओं के खिलाफ हैं। हिंदू जिस वक्त में ये सरकार ये चुनाव जीते उस वक्त में इन्होंने क्या किया, जो जितने भी हिंदू परिवार में आग लगाई। और अब जिस वक्त ये दिखाई दे रहा है कि चुनाव नजदीक आ रहा है तो फिर एक दहशत पैदा की जाए, और इन्होंने फिर जो है हिंदुओं को फिर टारगेट किया ताकि पश्चिम बंगाल का जो हिंदू है वो किसी सूरत में भाजपा के पक्ष में वोट न करे। इस प्रकार जो गुंडागर्दी करके और अपने ही वहाँ के जनप्रतिनिधियों के माध्यम से इन्होंने जो घटना को अंजाम दिया है, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं समझता हूँ कि किसी भी सूरत में जो ममता बनर्जी इस वक्त में काम कर रही है, वहाँ पर हिंदू जेनोसाइड जो नरसंहार किया है, ये एक जो 1984 में जो है ना कांग्रेसियों ने सिखों के साथ किया था, ठीक वही स्थिति यहाँ पर इन्होंने पैदा करने की वेद भूषण जी हमारे साथ मौजूद हैं, पूर्व IPS वेद भूषण जी। संज्ञान में है। आपसे एक सवाल है कि क्या केंद्र सरकार सीधे BSF को निर्देश नहीं दे सकती थी जब 2 दिन तक मुर्शिदाबाद जलता रहा, सुलगता रहा? वेद भूषण जी, देखिए, जाटव जी ने बिल्कुल क्लियर बताया कि स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। केवल राष्ट्रपति शासन लगाने के बाद में सेंट्रल फोर्सेस वहां पर इंटरवीन करती हैं, क्योंकि तमाम सिस्टम राज्यपाल के अंदर प्रेसिडेंट के थ्रू तमाम उनके पास सारी शक्तियां पावर आ जाती हैं। ये केवल स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी। अभी जो आपके प्रवक्ता पहलगांव पर उंगली उठा रहे थे, मैं उनको क्लियर करना चाहता हूँ, वह उनकी उत्साह जानकारी में नहीं है। वो पूरे वर्ल्ड को पता है कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ था वहां पर, और 5 टेररिस्ट को दूसरे दिन वहां पर ढेर कर दिया गया। अभी हम दूसरे मुद्दे पे नहीं जाते, हमें मालूम है कि दुनिया को मालूम है कि क्या हुआ था पहलगाम के बाद। पता ही नहीं है, कह रहे थे क्या हुआ। वेद भूषण जी, बात को हम लोग उसी पे रखते हैं कि मुर्शिदाबाद में क्या हुआ, उनको यही नहीं पता मुर्शिदाबाद में क्या हुआ, इसी पे हम रहेंगे। सुमित जी आपसे आग्रह है कि आप उनको जवाब मत दीजिए, जनता को जवाब देना है। सुन लीजिए सुमित जी, आपकी आंखें बंद है। सुमित जी मेरी बात सुनिए। आप की राजनीति करते हैं, रोज अघोषित आपातकाल की बात आप लोग करते हैं, लेकिन सवाल है कि नरसंहार में शामिल आरोपियों को कौन उनके किए की सजा दिलाएगा? सुमित जी जवाब दीजिए। ज्यादा डिवोटेड नागरिक हूँ। PCR से आग्रह है कि सुमित जी की आवाज अब करें जी। दी जाएगी। सुमित जी आपसे आग्रह है कि मेरे सवाल का जवाब दें। एसीपी साहब, मैं मदद नहीं कर रहा हूँ, मैं तो खुद कह रहा हूँ आप भाजपा के प्रवक्ता बन जाइए। एसीपी की सुमित जी इस तरह की बात मत करिए। मैं आपसे कह दूं बीजेपी प्रवक्ता बन जाइए, बन जाएंगे नहीं, ये गलत काम मत करिए। कोई सही बात करता है, आप गलत बात मत करिए। सुमित जी आप अपनी बात रखिए, अपनी पार्टी की बात रखिए। मैं खुद कह रहा हूँ ना, आप प्रवक्ता बनिए भाजपा। नहीं, आप क्या कर रहे हैं? आप बीजेपी प्रवक्ता बन जाइए। ये बात हुई क्या? कोई नहीं, आदमी अपना पक्ष रखेगा तो आप कहेंगे कि आप प्रवक्ता बन जाइए। नहीं सुमित जी, आप अपनी पार्टी का पक्ष रखिए। आपको ये नहीं पता ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, आप प्रवक्ता बनकर आगे आपको ये। अरे भाई मेरी बात सुनिए। आप ऑपरेशन हुआ, दुनिया ने देखा। सुमित मल्होत्रा जी आपसे फिर सीधा सवाल पूछ रहा हूँ। अघोषित आपातकाल की बात करने वाले मुर्शिदाबाद नरसंहार पे चुप्पी क्यों साधे हैं? अब तक एक्शन लेने में देरी क्यों? सीधा सवाल, सीधा जवाब चाहिए। देखिए अभी इन्होंने एसीपी साहब ने कहा। अरे आपसे मैं कह रहा हूँ मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप पता नहीं क्यों एसीपी साहब के पास जा रहे हैं। देखो मैं एक जरा सी बात करके जवाब दे दूं, मैं आपकी बात का जवाब दूंगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा ना, मैं भागूंगा। मैं हम उसमें नहीं है कि भाग जाए। एसीपी साहब ने कहा कि आपने सिंदूर के ऊपर आरोप लगाया ना, हमें सिंदूर के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। सब लोग
सिंदूर के संग में, सिंदूर ऑपरेशन के संग में खड़े, पूरा देश खड़ा है, हम खड़े, सभी लोग खड़े, पूरे देशवासी, और यहाँ की जनता आर्मी के संग में खड़ी हुई है। समय की कमी के कारण सुमित जी आपसे आग्रह है कि फिर वही मैं सवाल पूछ रहा हूं, अघोषित आपातकाल पे आप लोग इतनी बड़ी चर्चा करते हैं, लेकिन मुर्शिदाबाद नरसंहार पे आरोपियों पर कार्रवाई अब तक क्यों नहीं शुरू हुई, जनता जानना चाहती है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं जी। कि जो लोग आरोपी हैं, चाहे वे किसी पार्टी के, मैं शुरुआत में भी कहा था, अभी भी कह रहा हूँ, आरोप सिद्ध हुआ है तो बिल्कुल निश्चित तौर पे कार्रवाई होगी, बचेंगे नहीं। इससे पहले भी कई लोग थे जो जेल में जा चुके हैं। सुमित जी, अगर सिद्ध होगा का क्या मतलब है? जब अदालत सजा सुना के 4 साल बाद सजा दे देगी तब आप कार्रवाई करेंगे? सुन लीजिए, थोड़ा सा सुन लीजिए। हमारी पार्टी बचाने का काम नहीं करती है, पार्टी जेल में डालने का काम करती है। भाजपा अपनी ही पार्टी अपने सुमित जी, लोग मारे जा रहे थे, घर फूके जा रहे थे, हिंदू मुसलमान पूछ के घर जलाए जा रहे थे, आप कह रहे हैं कि अभी पूछा जाएगा, जांच की जाएगी। किस चीज की जांच की जाएगी? 2 दिन तक सोती रही सरकार, बंगाल सरकार सोती रही, ममता दीदी सोती रही, सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि सुन लीजिए, जनता के साथ छल नहीं चलेगा, ये बात समझ लेना चाहिए। अरे हम खल नहीं कर रहे हैं, पर मोदी जी का गुलाम बनाने वाले नेताओं के ऊपर कार्रवाई होगी। आर्मी को मोदी जी का गुलाम बनाने वाले कब नेताओं के ऊपर कार्रवाई होगी? सुनील जी, अब यही सवाल है कि आपकी नेता और आपकी सरकार आरोपियों पे कार्रवाई कब करेगी? यह पूरी देश की जनता देख रही है, और अगर नहीं कर पा रही है तो उसका भी परिणाम आपको भुगतना ही पड़ेगा। फिलहाल आप इस चर्चा में आए, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, चलते रहिए एपीएन न्यूज के साथ।